Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of the ancient Indian history and we are into the very important topic that is called the Vedic period. In the last 4 videos, we have already completed the political structure, the political system, the political life of the Vedic period, and now we are going to discuss in this video the social structure, the society of the Vedic period. So let's start the class. दोस्तों हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा था पिछली बार। जो पिछले 4 वीडियो हुए उसमें हमने पूरा डिटेल में खत्म किया राजनीतिक व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक पीरियड का एक बहुत ही अहम पार्ट है, ये भी सोसाइटी। ठीक है, तो जैसे हमने पहले पढ़ा है, जैसे हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ा था, तो अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे वैदिक पीरियड में, ठीक है, वैदिक पीरियड की अगर हम सोसाइटी की बात कर ले तो फिर हम उसी तरह से लेकर चलेंगे। कैसे? एक तरफ होगा हमारा ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड जिसका समय होगा 1500 टू 1000 बीसी का, और दूसरी तरफ लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल, ठीक है, और इसका समय वही होगा 1000 टू 600 बीसी, 1000 टू 600 बीसी। तो पूरा का पूरा टाइम जो वैदिक पीरियड का हमारा है 1500 टू 600 बीसी, यहां पर हम लिख सकते हैं 1500 टू 600 ये बीसी का जो समय है ये वैदिक पीरियड का है। हमने जैसे पहले पढ़ा था, ये ऋग्वैदिक पीरियड कहें या पूर्व वैदिक काल कहें, अर्ली वैदिक पीरियड कहें, ये उत्तर वैदिक काल कहें या लेटर वैदिक पीरियड कहें। तो देखिए पहले भी हमने पढ़ा था, जो हमने पिछला, आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था जो हमने पढ़ी थी वैदिक पीरियड की, उसको जाकर अगर आप लोग देखेंगे तो हमने क्या किया था कि हमने पहले ऋग्वैदिक को पढ़ा था, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड का की पॉलिटिकल व्यवस्था क्या थी, तो यहां भी हम वही करेंगे। पहले हम ऋग्वैदिक पीरियड में सोसाइटी की व्यवस्था किस तरह की थी, किस तरह का सोसाइटी था, किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर था, उसको हम लोग देखेंगे। और उसको जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हम लेटर वैदिक पीरियड को अकेले नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यही हमने किया था पॉलिटिकल सिस्टम वाले पार्ट में भी। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा, उसके बाद हम एक एक पॉइंट उठाएंगे और हम देखेंगे कि यहां उस पॉइंट में यहां क्या था और यहां क्या चेंजेस आ गया। यहां अगर फैमिली है, यहां फैमिली है तो फैमिली यहां किस तरह का है, और फिर इसमें यहां क्या चेंज आ जाएगा। अगर वर्ड व्यवस्था है तो यहां क्या है, यहां क्या चेंजेस आ जाएगा। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो निरंतरता होगी, जो कंटिन्यूटी होगी, उसको भी हम लोग साथ साथ बताते चलेंगे। तो तरीका यही है पढ़ने का, लेकिन वो हम कंपेयर करके तभी पढ़ पाएंगे जब हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पढ़ने का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही होगा। लेटर वैदिक पीरियड को हम बिल्कुल अकेले नहीं पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल साथ साथ एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप नोटिस कर सके कि चेंजेस क्या है, और यही इतिहास पढ़ने की खूबी भी है, ठीक है। तो अब यहां की अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बताता हूं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम तो इसी ऋग्वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल को डिस्कस करने वाले हैं, और उसकी जो सोसाइटी है, जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहले यहां हम फैमिली की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करेंगे, फैमिली के बाद हम बात करेंगे वर्ण सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था की, ठीक है। तीसरी हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ वुमेन, कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ वुमेन, देन हम बात करेंगे
ड्रेसेस की या आउटफिट्स की, पहनावे की बात करेंगे, ड्रेसेस। उसके बाद हम बात करेंगे फूड हैबिट्स की बात करेंगे, ठीक है, खान पान की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट वाले पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फैमिली, वर्ड सिस्टम, वर्ड व्यवस्था, कंडीशन ऑफ वुमेन, ड्रेसेस, पहनावे की बात करेंगे, फूड हैबिट्स, खान पान की बात करेंगे, एंटरटेनमेंट की बात करेंगे। तो ये ऋग्वैदिक पीरियड की हमारी बात होगी, तब जाके ऋग्वैदिक पीरियड के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के वो हमारे कंप्लीट होंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम, आज ये पूरा तो खत्म होगा नहीं, हम ये फैमिली वाले पार्ट को देखेंगे, वर्ड सिस्टम को देखेंगे, कंडीशन ऑफ वुमेन को देखेंगे, इस 3 पॉइंट को इसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस 3 पॉइंट को, उसके बाद हम लेटर वैदिक पीरियड से कंपेयर करते हुए दोनों को कि सोसाइटी में क्या क्या यहाँ क्या था और यहाँ क्या चेंजेज आ गया, इसको हम देखते चलेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है फैमिली, वर्ड सिस्टम और कंडीशन ऑफ वुमेन पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे, अभी देखिए पहला पॉइंट हम उठाएंगे फैमिली को, ठीक है। तो ये मैं मिटाता हूं। तो चलिए ऋग्वैदिक पीरियड के सोसाइटी की हम अगर बात करेंगे, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड के सोसाइटी के, तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक सोसाइटी यानी 1500 टू 1000 बीसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट हम डिस्कस यहां पे कर रहे हैं फैमिली को लेकर, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है, चलिए यहीं पे लिखता हूं मैं, ये फैमिली, ठीक है। फैमिली, फैमिली का मतलब परिवार। और मैंने जब पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सबसे छोटी जो यूनिट है वो कुल या फैमिली है या गृह है। मैंने बताया था, समझिएगा, सबसे छोटी इकाई जो है, राजनीतिक इकाई थी, वो फैमिली थी या कुल थी या गृह थी। उसके ऊपर विश, उसके ऊपर ऋग्वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर सबसे छोटी फैमिली, फिर ग्राम, ये फैमिली, फिर ग्राम, कुल, गृह या फैमिली, उसके ऊपर उससे बड़ी इकाई कौन सी थी, ग्राम, उससे ऊपर उससे बड़ी इकाई विश, और सबसे ऊपर थी ये जन, ठीक है ना। तो हमारी जो सबसे छोटी इकाई अगर हम देखते हैं तो ये सबसे छोटी इकाई थी फैमिली, या हम कहते थे कुल, फैमिली को ही कुल कहा जाता था। उससे बड़ी हो गई थी ग्राम, ग्राम से बड़ी विश, और विश से बड़ी जन। जन क्या है भाई, एक ट्राइबल ग्रुप है, एक कबीला है जन, ठीक है। तो ये जो फैमिली है इसी की बात हमने वहां पर की थी। ये सबसे छोटी पॉलिटिकल यूनिट्स थी, राजनीतिक इकाई थी। तो परिवार की बात यहां पे है। तो समाज में हम ये परिवार जो है ये राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, और सोसाइटी की बात भी, समाज की बात भी एक परिवार से ही शुरू होगी, क्योंकि परिवार होगा, हाँ, लोग होंगे, तभी वो समाज बना पाएंगे, सोसाइटी बना पाएंगे। तो ये एक बात हुई। तो हम समझते हैं कि फैमिली की जो स्थिति थी वो क्या थी, हाँ, ऋग्वैदिक सोसाइटी में, ठीक है। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में अगर हम फैमिली की बात करें, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या था, फैमिली, यही है ना, या कुल या गृह, जो भी हम कहें। तो देखिए फैमिली जो यहां पर है, फैमिली जो है ये ज्वाइंट है, संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है। जो यहां पर ऋग्वैदिक परिवार में, ऋग्वैदिक सोसाइटी में जो परिवार है, जो फैमिली है, 4, 5, 7 मेंबर होते होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक परिवार है, क्यों ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक कोर फैमिली के तो 4 मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे, लेकिन अगर ज्वाइंट है तो बड़े भी हो सकते हैं। और कहते हैं कि यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, several generations lived under same roof।
यानी कि एक परिवार की 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी सेवरल जनरेशन, कई पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं। समझिएगा इसको, एक परिवार की कई पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं, ठीक है। और उसमें भी इसमें क्या होता है, दोनों तरह के लोग हैं। ज्वाइंट फैमिली में आज जो परिस्थिति है, आज हम लोग जो परिवार जो आगे बढ़ता है, तो एक साथ कौन होता है, फादर की तरफ से जो वंश होता है वो एक साथ रहता है। हमारे ननिहाल का परिवार अलग है तो उसका एक जनरेशन अलग बढ़ता है, एक साथ नहीं रहते आज। लेकिन उस समय क्या था कि देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मदर साइड, हाँ, और प्लस फादर साइड, दोनों होंगे यहां पर। सेवरल जनरेशंस लिव्ड अंडर सेम रूफ, हाँ, एक ही साथ, ठीक है। कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी के लोग भी रह सकते हैं, और मदर साइड के भी लोग रह रहे हैं साथ में, और फादर साइड के भी लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये बात है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस परिवार में समझिएगा, कजिन हम बोलते हैं, ममेरे भाई, हाँ, फुफेरे भाई, ठीक है ना, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, सब कजिन ही हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना। यहां पर भी जो मैं यहां पर हिंदी में लिखता हूं ताकि इंग्लिश वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं ममेरा भाई, ठीक है। उसके अलावा फुफेरा भाई, फिर मौसेरा भाई, इस सब के लिए एक ही वर्ड यूज होता था, देख लीजिएगा, नप्त्र, ठीक है ना। नप्त्र। तो सबसे बड़ी बात अभी तक आपने क्या देखी, फैमिली है, फैमिली संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट परिवार है, हाँ, कई पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं, हाँ, सेवरल जनरेशन लिव्ड अंडर द सेम रूफ, अंडर द कर दीजिए, अंडर द सेम रूफ, अंडर द सेम रूफ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इस परिवार की कि मदर साइड के भी लोग हैं साथ में, और फादर साइड के भी लोग हैं, दोनों एक साथ रह रहे हैं। अगर आज की व्यवस्था से तुलना करें तो आज हम लोग ऐसे नहीं रहते हैं। फादर के परिवार के तरफ के जो भी पीढ़ी है, जनरेशन है, वो उनका एक जनरेशन अलग चलता है, वो अलग रहती है। फिर मदर के तरफ के हमारे ननिहाल के लोग, ठीक है, नाना नानी के यहाँ के लोग, उनका परिवार अलग तरफ से बढ़ रहा है, अलग अलग। फिर उसमें भी देखते हैं कि जो भाई हैं, भाई भाई भी अलग हो जाते हैं आजकल, कई जगह साथ भी रहते हैं, लेकिन जनरली परिवार बढ़ता है तो जनरली भाई भाई भी अलग अलग रहते हैं, ठीक है, रिलेशन बना रहता है। लेकिन उस समय सब लोग एक ही साथ रह रहे हैं, इसको ध्यान देना है। ममेरे भाई, फुफेरे भाई, मौसेरे भाई, सबको, सबके लिए एक ही वर्ड है नप्त्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, ये जो सोसाइटी है ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब पितृसत्तात्मक, इसको मैं लिखता हूं, ठीक है। ये जो फैमिली है यहां पे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, और मिटा कर फिर लिखूंगा, ये तो आपको याद हो गया। अब यहां आगे की जो पॉइंट बने, आगे का जो पॉइंट बनेगा, इधर देखता हूं बनता है। इधर अगर देखें तो परिवार जो है वो पैट्रियार्कल, ठीक है, पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल का मतलब पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक है। अब इसमें क्या है कि पितृसत्तात्मक है, और कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्या, यहां पितृसत्तात्मक का मतलब क्या है, हाँ, पैट्रियार्कल का मतलब क्या है कि सारे फैसले जो लेता है वो घर का मुखिया, जो पिता है, हाँ, जो पुरुष है सबसे बड़ा, हाँ, घर में परिवार में जो मुखिया है वही सारे डिसीजन लेता है। और कई बार डिसीजन जो है, फैसले जो है, बड़ी ही सद्भाव भरे वातावरण में होता है, और
ये भी कई एग्जाम्पल मिले हैं कि कई बार गुस्से में आकर कुछ अलग तरह के डिसीजन भी लेने पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसा वैसा डिसीजन जब भी लिया है इस परिवार ने, पैट्रियार्कल परिवार में, तो पिता की बातों को माना गया है। ठीक है ना, पिता ने जो कह दिया सो कह दिया, वो रामबाण है। कई एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा अजीगर्त, देखिएगा, एक है अजीगर्त, अजीगर्त है, इनका एक बेटा था। इनका एक सन है, क्या नाम है उसका नाम है सुनहशेष। अजीगर्त का एक बेटा है, ये सन है। मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले ऐसे लिखता हूं, ये सन है। सन का नाम क्या है? सन का नाम है सुनहशेष। सुनहशेष सन का नाम है। ठीक है, एक ही में लिख देता हूं, सुनहशेष। तो सुनहशेष जो है, क्या होता है कि ये जो अजीगर्त हैं 100 गायों के बदले अपने बेटे को बेच देते हैं। ठीक है, अजीगर्त क्या करते हैं, ये इनका सन है सुनहशेष, ये ऐसे लिख देता हूं मैं, sold his son for 100 cows। ठीक है, और ये सन कौन है? सुनहशेष। sold his son for 100 cows, 100 गायों के लिए के बदले में सुनहशेष को ये अजीगर्त जो है बेच देते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि एक है रिजास्व जुआरी। ठीक है ना, देखिएगा, एक तो एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, रिजास्व जुआरी है, रिजास्व जुआरी। अब ये क्या करते हैं, जुए में अपने पुत्रों को हार जाते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, लॉस्ट हिज सन इन द गैम्बलिंग। क्योंकि दांव पे लगाते हैं तो अपने बच्चों को खो देते हैं। यहां पे मैं ऐसे ही लिख देता हूं, हिंदी में ही लिख देता हूं, जुए में पुत्रों को हार जाते हैं। कौन? राजस्व जुआरी, राजस्व जुआरी जुए में हार जाते हैं। उसके अलावा विश्वामित्र, ठीक है ना, विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र को आप लोग जानते होंगे। ठीक है, विश्वामित्र ने ही तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के 10 मंडल है, गायत्री मंत्र की रचना की है। तीसरा मंडल किसने लिखा है, कंपाइल किया है? विश्वामित्र ने। और ऋग्वेद का तीसरा मंडल 10 मंडलों में बटा हुआ है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। और जो गायत्री मंत्र है, वो किसको डेडिकेटेड है? सावित्री को। ध्यान दीजिएगा, सावित्री को। और गायत्री जो सावित्र है, इसीलिए इसको गायत्री मंत्र के अलावा सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कहीं अगर गायत्री मंत्र की जगह सावित्री मंत्र आ जाए कि सावित्री मंत्र की रचना किसने की, तो आपको याद रखना चाहिए कि विश्वामित्र ने की। ठीक है ना। और गायत्री को कहा गया है वेद माता। ध्यान रखिएगा, गॉडेस ऑफ वेदास भी इनको कहा गया है। तो वे इनको अगर दे दे वेद माता, गायत्री की जगह वेद माता भी दे दे, तो गायत्री मंत्र हो,
सावित्री मंत्र हो या मंत्रास फॉर वेद माता, तो आप समझिएगा कि एक ही बात है, रचना विश्वामित्र ने की थी। तो विश्वामित्र जो है, तो इन्होंने क्या किया था, विश्वामित्र इन्होंने क्या किया था, अपने 50 पुत्रों को घर छोड़ने के लिए कहा था, और सबने बात मानी भी है, ये बड़ी बात है। उस समय बात मानते थे लोग, ठीक है ना। मेड his 50 sons to leave house. Made his 50 sons, 50 पुत्रों को इन्होंने क्या किया, घर छोड़ने के लिए कहा, और इन्होंने माना भी इस बात को, ठीक है। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो यहां पर जो हमने देखा, परिवार की बात की, जो ऋग्वैदिक पीरियड में देखिए, जो आपको समझना है, फैमिली सबसे बड़ी, फैमिली तो ज्वाइंट है, आपको ध्यान रखना है। कैसा परिवार है भाई, संयुक्त परिवार है। स्टेटमेंट बना के दे सकता है एग्जाम में, हाँ, कि कोर फैमिली रहती थी, एक ही परिवार, या सेवरल जनरेशन, या 4-5 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। तो अगर सेंटेंसेस बना के भी दे देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेवरल जनरेशंस लिव्ड अंडर द सेम रूफ, और मदर साइड के भी लोग एक साथ रहते हैं, फादर साइड के दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं। आज ये व्यवस्था नहीं है, ममेरे भाई हो, फुफेरा भाई हो, मौसेरा भाई हो, सबके लिए एक वर्ड था नप्त्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है। हालांकि महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छी है, अभी हम आगे देखेंगे, महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छी है। अगर हम तुलना कर ले फैमिली का, इसके पहले का जो चैप्टर था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहां परिवार जो है क्या है, वो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मातृसत्तात्मक समाज है वहां पर। हाँ, हमने बात की थी मदर गॉडेसेस की, और किस तरह से सम्मान था महिलाओं का, सारा हमने डिस्कस किया था। जब चैप्टर देखेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे आप पिछले वीडियोस में, आप जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाकर आप देखेंगे, तो आपको सारा डिटेल मिलेगा। बस इतना जान लीजिए कि इंडस वैली, अगर हम तुलना कर लें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, वहां मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, और ये पहला अंतर देखिए, यहां भी हमने देख लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर हम तुलना कर ले, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। और यहां पर इवन आपको लेटर वैदिक पीरियड में भी वही मिलेगा, पैट्रियार्कल सोसाइटी मिलेगा। और जो बच्चे हैं वो बात मानते हैं, फादर कभी कभी अनावश्यक डिसीजन भी ले लेता है क्रोध में आकर, और उसके कई एग्जाम्पल मिले हैं। जैसे अजीगर्त एक व्यक्ति है, हाँ, उन्होंने अपने बेटे को बेच दिया 100 गायों के लिए, देखिए 100 गायों के लिए बेच दिया। बेटे का नाम क्या था, सुनहशेष, सुनहशेष, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मिलता है, हाँ, रिजस्व जुआरी एक है, ठीक है, उन्होंने जुए में अपने पुत्रों को हार जाते हैं, हाँ, लॉस्ट हिज सन्स इन गैम्बलिंग, ठीक है। उसके बाद विश्वामित्र खो देते हैं जुए में हार गए तो खो ही दिया। अच्छा, विश्वामित्र मेड हिज 50 सन्स टू लीव हाउस, विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को 50 पुत्रों को कहा कि घर छोड़कर चले जाओ, और सब ने बात माना, चले गए, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है परिवार के बारे में, ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे, वो देखेंगे हम वर्ण व्यवस्था, तो हम उसे देखते हैं। चलिए, तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमें आज डिस्कस करना है, और वो पॉइंट है वर्ण सिस्टम, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं वर्ण सिस्टम, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण सिस्टम। अब देखिए, शुरुआती दौर में, ऋग्वैदिक पीरियड में, आपको मैं बताऊं कि वर्ण जो था, वर्ण कलर के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन, कलर।
आपको मैं बताऊं कि जो आर्यंस थे वो गोरे रंग के थे, गौर वर्ण के थे, गौर वर्ण कहा गया, फेयर कंप्लेक्शन के थे। ठीक है, बाद में जो आर्यंस आए हैं वो यहाँ के ट्रेडिशंस में घुलते चले गए। हाँ, यहाँ के रीति रिवाजों में मैंने बताया भी था, यहाँ के रीति रिवाजों में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। तो उसके बाद उनके कुछ आगे चल के आर्य जो हैं जो दास बने। हाँ, जो यहाँ के कहा जाता है ना कि जो शुरुआती दौर में कई फेजेज में आर्यंस आए, शुरुआती दौर में जो आर्यंस आए, हाँ वो तो आर्य रहे। सबसे शुरू में जो आए वो तो आके यहाँ पर घुल मिल गए यहाँ के पॉपुलेशन के साथ, जो मूल जो यहाँ के निवासी हैं यहाँ पे आके घुल मिल गए, तो उनको दास कहा गया। बाद में जो नए आर्यंस आए फिर वो उनको आर्य कहा गया। ठीक है, वही उसी तरह से जो ओरिजिनल निवासी थे, हाँ मूल निवासी, उनको दस्यु कहा गया। तो शुरुआती दौर में अगर देखें तो जो आर्य हैं, ठीक है, वो गोरे हैं जो आके यहाँ मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, यहाँ के ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करते हैं, यहाँ के सोसाइटी में घुल मिल जाते हैं, यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, यहाँ के रीति रिवाजों में अपने आप को एडजस्ट करने लगते हैं। तो वो फिर श्याम वर्ण भी, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के भी होते हैं। तो शुरुआती दौर में समझिएगा वर्ण व्यवस्था, तो इनिशियल फेज जो है प्रारंभ में, हाँ ऋग वैदिक पीरियड के शुरुआती दौर की बात है, इनिशियल फेज में। तो ये वर्ण का मतलब जो है, वर्णा का मतलब जो है कलर कहें, रंग कहें, ठीक है, या आप इसको कॉम्प्लेक्शन भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, और ये दो तरह के थे कलर। अगर देखें कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो ये है, हिंदी में कहेंगे गौर वर्ण और श्याम वर्ण। ठीक है, यानी कि ये फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये डार्क कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, फेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन यहां पे मैं नहीं लिख रहा हूं, फेयर कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो शुरुआती दौर में ये जो मतलब है ऋग्वैदिक पीरियड में वर्ण का, वो मतलब है, ठीक है, वर्ण का मतलब कलर या कॉम्प्लेक्शन। उसके बाद में, ठीक है, वर्ण जो है, वर्ण मैं हिंदी में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हिंदी में ही क्लियर होती हैं, आप समझ लीजिए। वर्ण, और वर्ण से एक और वर्ड बना वर्ण। ठीक है, और वर्ण का मतलब हो गया चयन। वर्ण का मतलब वर्ण का मतलब हो गया चयन। अगर अब हम इसको कहें टू चूज, मतलब चयन करना, चूज कर लेना। क्या है? पहले है कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड है, बाद के फेज में वर्ण का मतलब वर्ण करना, चयन कर लेना। चयन किस चीज का करना है कि हमें किस वर्ण में रहना है। अब ये वर्ण का डिवीजन हुआ बाद में। हाँ, वर्ण का कैसे डिवीजन हुआ? यहां जो वर्ण है, ये वर्ण जो है समझिएगा कर्म मूलक है। मैं पहले लिखता हूं कर्म मूलक, समझिएगा कर्म की प्रधानता है, यानी कि कर्म मूलक का मतलब बेस्ड ऑन प्रोफेशन। प्रोफेशन, ठीक है, सिंबॉलिक है। प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, बेस्ड ऑन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। मतलब जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका कर्म है, आपका वर्ण भी उसी के हिसाब से निर्धारित हो रहा है। ये नहीं कि जन्म से निर्धारित हो रहा है। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे किताबों में, तो ऋग्वैदिक पीरियड में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, आर एस शर्मा, रामाशरण शर्मा का, वहां भी आपको मिल जाएगा कि एक व्यक्ति कह रहा है कि आई एम ए पोएट, हाँ, माई फादर इज ए फिजिशियन एंड माई मदर इज ए ग्राइंडर। ठीक है, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता एक चिकित्सक हैं और मेरी मां
आटा पीसती है। ठीक है, तो तीनों एक साथ रहते हैं, कमाते हैं और एक साथ एक परिवार में रहते हैं, तो उनका वर्ण वो हो गया, जो काम वो कर रहे हैं वर्ण हो गया। यहां कर्म मूलक है, जन्म मूलक नहीं है। जन्म मूलक जो होगा वो होगा बाद में जाकर, ठीक है, वहां वो बाद में जाकर होगा जन्म मूलक। तो जो काम जो करेगा उसके हिसाब से है, यानी कि 4 वर्ण की बात की गई है ऋग्वेद में भी, तो 4 वर्ण की बात की गई है, सारे जन्म मूलक है, कर्म मूलक है। जो काम अगर कोई क्षत्रिय का काम कर रहा है तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, लड़ाई लड़ रहा है तो वो क्षत्रिय हो गया। अगर क्षत्रिय भी जिसका काम लड़ाई करना था, अगर वो ब्राह्मण का काम कर रहा है तो कर्म मूलक वर्ण है तो वो ब्राह्मण कहा जाएगा। जैसे ऋषि विश्वामित्र, ही वॉज अ क्षत्रिय बट ही डिड द वर्क ऑफ ए ब्राह्मण, तो ऋषि विश्वामित्र हो गए। वैसे ही भृगु ऋषि थे, उनके कई वंशों ने उनके वंश के लोगों ने कई साम्राज्य की स्थापना की, तो फिर उनका काम क्षत्रिय वाला हो गया, तो वो क्षत्रिय कहे जाएंगे। हाँ, ये ऋग्वैदिक पीरियड की बात है। जब हम तुलना करने लगेंगे लेटर वैदिक पीरियड में, वहां जन्म मूलक हो जाएगा। एक ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, बच्चा ब्राह्मण होगा, एक क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ बच्चा क्षत्रिय होगा, एक वैश्य के घर में पैदा हुआ बच्चा वैश्य होगा, और शूद्र के घर में पैदा हुआ बच्चा शूद्र होगा, वो लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन अभी बेस्ड ऑन प्रोफेशन और ऑक्युपेशन कर्म मूलक है। और जो वर्ण की बात की गई है 4 वर्णों की, ये आपको ऋग्वेद में की गई है। एक जगह पे हमने बताया था कि 10वां मंडल है ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद का 10th मंडल है। मैंने अभी बताया कि ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में बटा है, 10th मंडल है, ठीक है, 10 मंडलों में बटा है। आपको मैं कई बार बता चुका हूं, याद रखिए बिल्कुल। 1 से 10 है, 2 से 7वां मंडल तक, 2 से 7th मंडल जो ऋग्वेद का है, वो ओल्डेस्ट है, प्राचीनतम है, ठीक है। बाकी बाद में जोड़े गए हैं। जो लेटेस्ट हैं, वो फर्स्ट मंडल और 10th मंडल। फर्स्ट और 10th में भी देखें तो लेटेस्ट जो है उसमें भी सबसे बाद का जो है, सबसे नवीनतम जो है वो है 10th मंडल। 2 से 7वें मंडल को मैं सारा करा चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 से 7 मंडल को ऋषि मंडल कहते हैं, गोत्र मंडल भी कहते हैं, क्लैन मंडल कहते हैं, यानी वंश मंडल भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो 2 से 7वां मंडल है, किसी ना किसी इसकी रचना किसी ना किसी ऋषि द्वारा की गई है। जैसे सेकंड मंडल जो है उसकी रचना की है किसने? गृहसमत भार्गव ने। थर्ड मंडल ऋषि विश्वामित्र ने, जिसमें मैंने अभी गायत्री मंत्र की बात भी कही कि उन्होंने लिखा है गायत्री मंत्र, 3rd मंडल में मिलेगा ऋग्वेद के। और जो ये मंत्र है दैट इज डेडिकेटेड टू सावित्री, ठीक है, सावित्री। अगर इसलिए कई जगह पे गायत्री मंत्र की जगह सावित्री मंत्र भी आ जाएगा तो एक ही बात होगी। गायत्री मंत्र का गायत्री का दूसरा नाम वेद माता, तो कुछ भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, वेद माता, सावित्री, गायत्री सब एक ही है, ठीक है। 4th मंडल की बात करें, दैट इज रिलेटेड टू, मैंने बताया किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। तो गृहसमत भार्गव सेकेंड, 3rd हो गया विश्वामित्र के लिए, ठीक है। 4th हो गया अत्रि, ठीक है। 5th हो गया वामदेव, 6th हो गया भारद्वाज, और 7th मंडल है वशिष्ठ का, ठीक है। तो अलग अलग मंडल है, इसको आप देख लीजिएगा, मैंने लिखवाया हुआ है सारा। उसके बाद ये ऋग्वेद का जो 10th मंडल है उसमें है एक पुरुष सूक्त, ठीक है। 10th मंडल में है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त 10th मंडल में है। कहां है पुरुष सूक्त? 10th मंडल में। और इसमें 3 चीजें हैं, ठीक है। 10th मंडल में ऐसे लिखिए, 3 बातें हैं इसमें। पहले भी मैं लिखवा चुका हूं,
पुरुष युक्त है, नदी युक्त है और विवाह सूक्त है। ठीक है, ये विवाह सूक्त है। तो अब देखिए, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त। इसमें जो पुरुष सूक्त है, तो पुरुष सूक्त में देखिएगा, पुरुष युक्त में एक विराट पुरुष है, हाँ, जिनको ब्रह्मा कहा गया है। तो वो जो पुरुष हैं, समझ लीजिए, यहां मैं बना रहा हूं, यहां ये जो है एक पुरुष है, विराट पुरुष, ठीक है ना। तो समझ जाइए, इनका हाथ है, तो इनके सिर से कहा गया है ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इनकी भुजाओं से, ठीक है ना, इनकी भुजाओं से जो है किसकी उत्पत्ति हुई है? क्षत्रिय। ठीक है, ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो गए। ठीक है, सिर से हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से। क्षत्रिय का काम क्या है? लड़ाई करना। ठीक है, हाँ, तो लड़ाई करना, टू फाइट इन द बैटल, ठीक है ना, युद्ध लड़ना। तो क्षत्रियों का जो जन्म होता है वो कहा जाता है, ये उनकी उत्पत्ति इस विराट पुरुष जिसे ब्रह्मा कहा गया है, इनकी भुजाओं से होता है। ठीक है, और ये जो उदर है, पेट भरने का काम कौन करता है? व्यापारी वर्ग के लोग करते हैं, वैश्य करते हैं। तो वैश्यों का जो है, देखिएगा, ये उदर से है, वैश्य आ गए यहां पर, और पांव से है, ये पांव से जो है ये होगा शूद्र। ठीक है, तो देखिए, ऋग्वेद में 10th मंडल है जिसमें 3 चीजें हैं, हाँ, एक है पुरुष युक्त, एक है नदी युक्त और एक है विवाह युक्त। तो ऐसे आपको तीनों याद रखना है, लेकिन यहां के लिए वर्ण व्यवस्था के लिए पुरुष युक्त है, जिसमें कि एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। पहले भी मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है, जिसमें जिनके सिर से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, भुजाओं से क्षत्रिय की, ठीक है, ब्राह्मण की सिर से, क्षत्रिय की भुजाओं से, हाथ से, ठीक है, उधर से यानी पेट से वैश्यों की, क्योंकि इनका काम व्यापार है, पेट भरना है, ठीक है, और कृषि भी रहा है, और शूद्र का पैरों से, क्योंकि सबसे गई गुजरी स्थिति शूद्रों की है, तो पांव से इंडिकेट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वर्ण व्यवस्था हमने देख लिया। वर्ण व्यवस्था में हमने बता दिया, शुरुआती दौर में वर्ण का मतलब क्या था? कलर यानी कॉम्प्लेक्शन, जिसमें कि गौर वर्ण और श्याम वर्ण की बात होती है, फेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन की बात होती है। बाद में वर्ण का मतलब हो गया, बाद की बात यहां पे है, बाद में वर्ण का मतलब वर्ण हो गया। लेटर यहां पे लिख लीजिएगा, लेटर फेज, इनिशियल फेज और लेटर फेज में, यहां पे लेटर फेज में, ठीक है, लेटर फेज में। तो लेटर फेज में वर्ण का मतलब हो जाता है क्या? वर्ण। वर्ण का मतलब है चयन, वर्ण का मतलब वर्णन, और वर्णन का मतलब चयन। अंग्रेजी में कहेंगे टू चूज, सेलेक्ट करना, हाँ, चयन करना। और ये जो वर्ण है ये कर्म मूलक हो गया, जन्म पर आधारित नहीं है, बेस्ड ऑन प्रोफेशन और ऑक्युपेशन, ये याद रखना है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष युक्त में वर्णों की बात की गई है। तो मैंने बता दिया कि यहां जन्म मूलक है, हाँ, एक ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता है अगर वो लड़ाई करता है, युद्ध में जाता है। क्षत्रिय का बेटा अगर पूजा पाठ का काम कराने लगा तो ब्राह्मण भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने विश्वामित्र का एग्जाम्पल दिया कि वो है क्षत्रिय लेकिन वो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, तो ऋषि विश्वामित्र के नाम से हम जानते हैं। आगे चल के जन्म मूलक होगा लेटर वैदिक पीरियड में, एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा चाहे वो कोई काम करे। ठीक है, एक क्षत्रिय का बेटा चाहे कोई काम करे, क्षत्रिय ही होगा, वही काम भी करना है उसको। ठीक है ना, बाद में वो जन्म मूलक हो जाएगा, लेकिन अभी ये कर्म के अकॉर्डिंगली है।
कर्ममूलक है, बेस्ड ऑन प्रोफेशन। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी खत्म होता है। अगला पॉइंट अब हम देखेंगे कंडीशन ऑफ वुमेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कंडीशन ऑफ वुमेन ऋग्वैदिक पीरियड में। हाँ, कंडीशन क्या था, दशा क्या थी महिलाओं की। हाँ, कंडीशन ऑफ वुमेन। स्त्रियों की दशा क्या थी। वुमेन प्लूरल होगा एमईएन, ठीक है। तो ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं की दशा, ठीक है। तो अगर महिलाओं की दशा की बात करें तो ऋग्वैदिक पीरियड में सर्वश्रेष्ठ कंडीशन में थी महिलाएं, बेस्ट कंडीशन था इनका। ऐसा क्यों था बेस्ट कंडीशन में? क्योंकि देखिए ऐसा कहा गया है, हाँ, महिलाओं के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वुमेन के लिए एक वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया है। कौन सा वर्ड है? हाँ, मैं हिंदी में लिखता हूं, आप तो उसको इंग्लिश में लिख ही लेंगे क्योंकि ये हिंदी में लिखना ज्यादा अच्छा है। जायदेस्तम, जायदेस्तम, ठीक है। जायदेस्तम इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि पत्नी ही घर कहें या गृह है। हाँ, इफ देयर इज वाइफ देयर इज होम। यदि पत्नी है तभी घर है, अदरवाइज पत्नी के बगैर घर का इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने जानबूझ के लिख दिया क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं, इसको तो आप इंग्लिश में जे वाई स्पेलिंग कुछ भी लिख लीजिए, जायदेस्तम, ठीक है, बना लीजिएगा अंग्रेजी वाली जो है। जायदेस्तम पत्नी ही घर या गृह है। हाँ, इफ देयर इज वाइफ देयर इज होम। हाँ, यानी घर का महत्व तो तभी है जब पत्नी है। देखिए कितने बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ कंडीशन दिखा रहा है, सर्वश्रेष्ठ दशा दिखा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये है। अब और भी बातें हैं क्यों ऐसा है। असेंबलीज हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया है, असेंबलीज हैं कुछ। असेंबलीज कौन कौन सी हैं देखिए, सभा थी और समिति, ठीक है। तो सभा समिति जैसी असेंबलीज थी, मैंने पहले भी बताया है जब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। सभा, समिति, विदत, गण, परिषद, इसके बारे में हमने चर्चा की थी पूरा डिटेल में। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात थी। इसको मैंने बताया था कि सभा जो है वो आज के राज्यसभा की तरह है, समिति जो है आज के लोकसभा की तरह है। ये श्रेष्ठ जनों की असेंबली थी, श्रेष्ठ जन होते थे, इसमें महिलाएं भी होती थी। ये कॉमन लोगों की सभा थी, असेंबली थी। यही किंग का चुनाव होता था, जो ट्राइबल चीफ है ऋग्वैदिक पीरियड में, जिसको हम विषामपति कहते थे या हम गोपति कहते थे, क्योंकि लड़ाइयां सिर्फ गायों के लिए होती थी। क्या होता था उस समय, ट्राइबल चीफ का जो काम होता था मेनली यही होता था। लैंड तो है नहीं उसके पास, टेरिटरी नहीं है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप देखेंगे तो वो एक कबीले का मुखिया है। जन एक कबीला है, ठीक है ना, उसका मुखिया है, यानी उस ट्राइबल ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको हेड कर रहा है, ठीक है। तो उसका काम क्या है, ट्राइबल के उस ट्राइबल ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देना और उनके पशुधन यानी कैटल और खासकर गायों की रक्षा करना, ठीक है ना। तो दोनों जगह पे महिलाएं हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छी है, अच्छा कंडीशन है कि असेंबली जो सभा समिति है यहां पे महिलाएं जो है मेंबर है यहां की, ठीक है। यहां पर मैं ऐसे लिख दूं, वुमेन
participated here, यहाँ पे वो भाग लेती हैं, सभा और समिति की जो कार्यवाहियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वहां भाग लेती है। यहाँ किंग का भी चुनाव होता है और दूसरा ये तो सभा जो थी क्या थी, सभा का काम इसका भी था न्याय व्यवस्था को देखना, इसका काम ट्राइबल चीफ यानी किंग यानी निशानपति यानी गोपति का चुनाव करना, और जो लूट का माल होता था लोबन, उसका बंटवारा भी समिति में होता था, मैंने बताया था। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इवन महिलाएं जो हैं पार्टिसिपेटेड इन द बैटल्स, युद्ध में भी भाग ले रही हैं। ठीक है, और क्यों अच्छे कंडीशन में है? ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है यहां पर चाइल्ड मैरिज जो है क्रॉस कर रहा हूं नहीं है, चाइल्ड मैरिज नहीं है, और विवाह की जो उम्र है, ठीक है, मैरिज एज यहां लिख रहा हूं, मैरिज एज जो है वो 16 to 17 ईयर्स है। अब देखिए आज भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बिहार में भी चले जाइए, तो एवरेज अगर मैरिज एज रखा जाए तो 16 से 17 साल पड़ेगा लगभग, थोड़ा बहुत का अंतर पड़ सकता है। यानी उस समय और आज में देखिए, हाँ बहुत का फर्क नहीं है, उस समय और आज में भी बहुत का फर्क नहीं। अगर एवरेज देखा जाए तो एक तो कानून के द्वारा तय किया गया, वो तो बात अलग है, ठीक है, 21-18, ठीक है ना, लेकिन उस समय अगर 16 to 17 ईयर्स एवरेज एज मैरिज का एज था, आप पढ़ेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में, एनसीईआरटी पढ़िएगा आर एस शर्मा की, उसमें भी मिलेगा। तो ये बहुत ही डेवलप्ड और श्रेष्ठ कंडीशन को, श्रेष्ठ दशा को दिखा रहा है, महिलाएं बहुत अच्छे कंडीशन में, ठीक है ना, समझिए। और भी चीजें हैं, कैसे देखिए, अब यहां पे मैरिज की एक और बात मैं बता रहा हूं, चाइल्ड मैरिज तो नहीं है यहां पे, विडो रीमैरिज है। देखिए कितनी अच्छी बात है, ठीक है, विडो रीमैरिज है। उसके अलावा दूसरी अंतरवर्णीय विवाह। देखिए ये जो समाज है, हाँ जाति विहीन समाज है, जाति नहीं है वर्ण है, कास्ट नहीं है, कास्टलेस सिस्टम है, एक वर्ण बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो अंतरवर्णीय विवाह, जिसको आज की भाषा में आप अंतरजातीय इंटरकास्ट भी कह सकते हैं, तो हम उसको अंतरवर्णीय, और आज की भाषा में अंग्रेजी में कहें तो इंटरकास्ट भी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर रियल सेंस में देखें तो कास्ट नहीं है, वर्ण है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात, मैं यहां पर लिखता हूं इंटरकास्ट, लेकिन इंटरकास्ट का मतलब यहां पर आप अंतर में पहले लिख देता हूं अंतरवर्णीय, अंतरवर्णीय यानी कि इंटरकास्ट, यहां पे इंटरकास्ट, इंटरवर्ण लिख देता हूं मैं, सबसे अच्छा इंटरवर्ण। आप अगर इंटरकास्ट भी दे दें तो उसको वही मीन कीजिएगा, लेकिन एक सही अगर वर्ड देखें तो इंटरवर्ण होगा, अंतरवर्णीय, ठीक है। तो ये भी है, देखिए करेक्ट का मतलब ये है, अच्छी बात है ना। आज बहुत जगह ऐसा है कि इंटरकास्ट मैरिज पे बवाल हो जाता है, ठीक है ना, समस्याएं क्रिएट हो जाती है। देख ही रहे 10 चीजें होती हैं, हाँ अगर न्यूज देख रहे हैं, विडो रीमैरिज है, अंतरवर्णीय, इंटर वर्णा भी है, ठीक है, और बाई चॉइस भी है। बाई चॉइस का मतलब स्वेच्छा से भी है। देखिए कितने डेवलप स्टेट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। एक डेवलप समाज में ही तो हो सकता है अगर आपका माइंड बहुत विकसित हो। विडो रीमैरिज कौन सोचेगा, जो विकसित दिमाग वाला हो। इंटरकास्ट कौन सोचेगा, जो विकसित दिमाग वाला हो। स्वेच्छा से अपनी मर्जी से शादी,
कौन सोचेगा? जिसका विकसित दिमाग हो, ठीक है, मॉडर्न ख्यालात हो। तो ये तीनों चीजें हैं, तो महिलाओं की स्थिति अच्छी है। एक इंपॉर्टेंट बात कि विडो रीमैरिज में अगर हम देखें तो विडो देखो, देखिए यहां से मैं ले रहा हूं ये अगर विडो से कोई सन होता है, इसका जो बेटा है विडो का जो सन है, इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था दधी सत्य। मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं या इंग्लिश में ही लिख देता हूं। इसको कहा जाता था दधी सत्य, ठीक है। जो किसी विधवा का बेटा है उसको कहा जाएगा दधी सत्य, उसके पुत्र को दधी सत्य कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और चीजें थी, कुरीतियां वो नहीं है, जैसे कुछ कुरीतियां हैं, सती हैं, उसके अलावा पर्दा सिस्टम है, पर्दा सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा डाइवोर्स यानी तलाक, डाइवोर्स ये नहीं है। अच्छी बात, ठीक है। तो ये महिलाओं की जो स्थिति है अच्छा ही शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक जो हमने देखा, तो अभी कुछ चीज पॉइंट और है, तो आगे लिखता हूं मैं। कंडीशन ऑफ वुमेन, इसलिए बेस्ट कंडीशन में है वुमेन के लिए। वर्ड जो इस्तेमाल किया गया जायद स्तंभ, इसका मतलब हाँ, अगर आ जाए कि ये जो शब्द है जायद स्तंभ, इसका मतलब क्या होता है, तो पत्नी ही घर है या गृह है, हाँ। और या इफ देयर इज वाइफ देयर इज होम, तो ये आपको सेंटेंस कैसे भी बना के दे दे अंग्रेजी में तो आप लिख ही लेंगे, हाँ। भाव यही होना चाहिए, हाँ। ये किसके लिए जायद स्तंभ इस्तेमाल किया गया है? महिलाओं के लिए किया गया है, ठीक है। और असेंबलीज में, सभा और समिति में महिलाएं भाग ले रही हैं, युद्ध में भाग ले रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज नहीं है, ठीक है, नहीं है चाइल्ड मैरिज, मैंने कट लगा दिया है। मैरिज का एज 16 से 17 साल का है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैरिज में अगर देखते हैं तो विडो रीमैरिज भी है, अंतरवर्णीय विवाह भी है, जिसे हम दूसरे शब्दों में इंटरकास्ट कह सकते हैं, क्योंकि उस समय कास्ट की व्यवस्था नहीं थी, वर्ण थी, वर्ण था, तो इसलिए हम, और बाय चॉइस स्वेच्छा से भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुरीतियां हैं, सती, पर्दा, डाइवोर्स, ये जो है ये नहीं है, तो अच्छी स्थिति है महिलाओं की, ठीक है। विधवा से जो पुत्र होगा उसको कहेंगे दधी सत्य, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दधी सत्य, देखिएगा दधी सत्य, ठीक है। इसके अलावा यहां कुछ लिखा जा सकता है, नीचे से कुछ मिटाता हूं मैं, ठीक है। दधी सत्य, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं यहां से कुछ चीजें जो है और लिखता हूं। और कैसे स्थिति को बेहतर कहा जा सकता है? यहां पर नियोग प्रथा है, नियोग सिस्टम। नियोग सिस्टम क्या है समझिएगा। नियोगा, नियोगा क्या है, नियोग क्या है, ठीक है। अगर किसी वजह से हाँ पुत्र या संतान नहीं मिल पा रहा, ठीक है ना, संतान नहीं मिल पा रहा, संतान नहीं हो पा रहा, तो जो स्त्री है वो अपने देवर के साथ, ब्रदर इन लॉ के साथ, यानी कि या मित्र के साथ या किसी और के साथ भी, हाँ, वैधानिक था उस समय, बिल्कुल लीगली संतान उत्पन्न कर सकती है। ये बहुत ही विकसित समाज को दर्शाता है। नियोग सिस्टम जो है बहुत ही विकसित समाज को दर्शाता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि उस समय लोग, चूंकि संतान की बात चल रही है, देखिए सोसाइटी किस तरह का था उस समय। लोग मतलब चूंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी था, मैंने बताया अभी शुरुआती दौर में, तो कामना करते थे पुत्र की, कि मुझे पुत्र हो, ठीक है ना।
बेटे की, हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर पुत्री हो जाए तो कोई बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, लेकिन कामना लोग करते थे क्योंकि महिलाओं का एक रिस्पेक्ट था। और लगभग देखेंगे तो इक्वलिटी है सभा समिति में, हाँ, पॉलिटिकल असेंबलीज में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में उनका इक्वली पार्टिसिपेशन है, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद देखें तो नियोग की बात हमने कर ली, हाँ, और नियोग से जो पुत्र होगा, जो नियोग से जो सन होगा या पुत्र होगा उसको कहा जाता था क्षेत्रज। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंग्लिश में भी आप क्षेत्रज ही लिखेंगे। ठीक है, स्पेलिंग आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। उसके अलावा यहां पर समाज में अनमैरिड महिलाएं अनमैरिड भी रह सकती थी। ठीक है, क्योंकि वहां पर देखिए महिलाएं अनमैरिड भी रह सकती हैं, अविवाहित और अविवाहित महिलाओं को अनमैरिड भी रह सकती हैं। तो जो अनमैरिड महिलाएं हैं जो है महिलाएं उनको कहा जाएगा अमाजू। ध्यान रखिएगा, अमाजू किसको कहा जाता था? अनमैरिड महिलाओं को, अविवाहित महिलाओं को, उनको कहा जाएगा अमाजू। ठीक है, और अमाजू जो हैं, जो अनमैरिड, उनको राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ फादर, पिता की संपत्ति में उसको अधिकार था। और इसके एग्जाम्पल भी हैं, अभी मैं बताता हूं। देखिए, उस समय कुछ विदुषी महिलाएं भी थी, यानी कि एजुकेशन भी था इनके लिए, एजुकेशन था इनके लिए। और विदुषी महिलाएं, एजुकेशन का मतलब उस समय के हिसाब से, ठीक है, तो विदुषी महिलाएं जो हैं, एजुकेशन नहीं की प्रॉपर क्लास में बैठ के, उस समय के हिसाब से जो होगा, मतलब विदुषी महिला स्कॉलर महिला है, तो कुछ ना कुछ कहीं से ज्ञान अर्जित किया है, चाहे जिस रूप में किया है। ठीक है, तो विदुषी महिलाएं जो है, अगर एजुकेशन की बात करें, हम ऐसे लिख देते हैं स्कॉलर, कुछ महिलाएं हैं, और उन महिलाओं में मैं नाम बताता हूं। हाँ, स्कॉलर महिलाएं जो हैं, इसमें देखिए, एक तो स्कॉलर महिलाओं को एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? ऋषिका, ऋषिका कहें, और ब्रह्म ब्रह्मवादिनी। ऋषिका या ब्रह्मवादिनी किसके लिए कहा जाएगा? स्कॉलर महिलाएं जो है, जो भी स्कॉलर महिलाएं हैं, ठीक है, विद्वान महिलाएं हैं, लर्नेड महिलाएं हैं। ठीक है ना। अब इस तरह की कुछ महिलाएं हैं, उनका नाम भी आता है। ठीक है, नाम आता है, जैसे कुछ मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखिएगा, देखिए मैं लिख देता हूं, अपाला, अपाला, ठीक है, घोषा, लोपामुद्रा, ठीक है, शिकता। तो ये आपको कहां पे है? ऋग्वैदिक पीरियड में। अगर आप लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो कात्यायनी, गार्गी, बहुत सारी महिलाएं लेटर वैदिक पीरियड में भी मिलेंगी, विदुषी हैं, जो स्कॉलर हैं, जो लर्नेड हैं। तो देखिए, ये जो महिलाएं हैं, इन्होंने ऋग्वेद में इनका योगदान रहा है, इनका ऋग्वेद के कंपाइलेशन में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। और यहां पर मैं बात कर रहा था कि अनमैरिड महिलाएं जो है, हाँ, जिन्हें अमाजू कहा जाता था, हाँ, एंड दे हैड राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ फादर, उनको पिता की संपत्ति में एक अधिकार था। तो देखिए, ये जो अपाला है, अपाला, ये जो थी, ये अनमैरिड थी, ये अनमैरिड थी, अपाला जो है अनमैरिड थी। और इनको क्या कहा जाएगा? अमाजू कहा जाएगा। और इनको पिता की संपत्ति भी मिली है। और इसकी चर्चा कहां पे है? इसकी चर्चा है, देख लीजिए, इसकी चर्चा जो है, ये है 8th मंडल में।
8वें मंडल में। तो ये देखिए महिलाओं की कितनी बेहतरीन स्थिति को दर्शा रहा है ऋग्वैदिक पीरियड। सबसे बड़ी बात हमने बता दी, ये सब तो समझ गए। नीचे वाली बात देखिए, यहां से मैंने बताया, फिर नियोग जो, ये सब तो बता चुका हूं। नियोग जो था, हाँ, नियोग का मतलब क्या होता था, अगर पति किसी वजह से पति एक्सपायर कर गया, कोई और वजह हो गई जिसकी वजह से पति से संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो हम ब्रदर इन लॉ से, देवर से, यानी कि या किसी मित्र से या किसी के की सहायता लेकर हम उनसे रिलेशनशिप बनाकर हम पुत्र या संतान पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नियोग प्रथा थी, और इससे जो पुत्र होगा नियोग प्रथा से, उसको क्षत्रज कहा जाता था, आपको याद रखना है। ठीक है, अनमैरिड जो महिलाएं होंगी उनको अमाजू कहा जाता था, और इन महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ फादर। ठीक है, ठीक है। स्कॉलर महिलाएं जो हैं उनको कहा जाता है ऋषिका या ब्रह्मवादिनी। देखिए, या ब्रह्मवादिनी, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही कुछ स्कॉलर महिलाएं जो हैं, ठीक है, स्कॉलर महिलाएं, देखिए ये स्कॉलर महिलाएं हैं, यहां से मैं ऐसे कर देता हूं, ये स्कॉलर महिलाएं हैं, यहां तो मैंने ऐसे कर दिया। ये जो स्कॉलर महिलाएं हैं, ठीक है, मुद्रा, ये स्कॉलर महिलाएं हैं, यहां मैंने इसे लकीर खींच दिया, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने ये बनाया स्कॉलर महिलाएं हैं। अब ये स्कॉलर महिलाएं में अपाला है, घोषा है, लोपामुद्रा है, शिक्ता, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं आ जाए कि ये किस पीरियड में थी, या ऐसे बना सकता है उधर लेटर वैदिक पीरियड के किसी विदुषी या स्कॉलर महिला का नाम दे देगा, और एक उधर से दे देगा, और या 4 उधर से दे देगा, एक इधर से दे देगा, कौन ऋग्वैदिक पीरियड में थी, तो आपको इसमें से एक ऑप्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, शिक्ता बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा ऋग्वैदिक पीरियड में। ये विदुषी महिलाएं हैं, लर्नेड है, स्कॉलर है, यहां पे मैंने लिख दिया। और इनमें से एक विदुषी जो है अपाला, वो अनमैरिड भी है, हाँ, और इसे प्रॉपर्टी भी मिला है, जिसकी चर्चा देखिए अपाला के बारे में मैंने यहां से, इसकी चर्चा जो है 8वें मंडल में मिलती है कि अपाला को प्रॉपर्टी भी मिला है। ठीक है ना, ये आप देखो ध्यान रखिएगा। देखिए मैं फिर से कर दे रहा हूं, ठीक है, अपाला, यहां पे स्कॉलर के मामले में अपाला, अनमैरिड जो है ये अपाला है, देखिए एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अपाला के बारे में जो प्रॉपर्टी की बात है, हाँ, वो 8वें मंडल में, हाँ, 8वें मंडल में प्रॉपर्टी की बात होती है कि पिता की प्रॉपर्टी अपाला को मिला था। हाँ, ये महिलाएं कौन सी हैं जिन्होंने ऋग्वेद में के कंपाइलेशन में अपना योगदान दिया है। तो इस तरह से हमने जो आज का 3 पॉइंट था जो सोशल स्ट्रक्चर का, उसे बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।